Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. तो आज बेटा बात करते हैं डीप साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ की, जिसमें कि 3 मेजर डायनेस्टीज़ आती हैं, दैट इज़ चोला, चेरा, पांड्यास। तीनों बहुत ही रेलिवेंट है हमारे क्वेश्चन जो है पॉइंट ऑफ व्यू से, और आज इसमें से सबसे पहले बात करने वाले हैं दैट इज़ रिगार्डिंग चोला एम्पायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। The Chola dynasty, it's a Tamil empire of southern India, one of the longest ruling dynasties in the world history. पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आप कह सकते हैं जो आपका empire wise इनका ruling time period है, and the earliest datable references to the Chola are in inscriptions from even 3rd century BC. तो इनके बारे में जो हमें रेफरेंसेस हैं बेटा, वो 3rd century BC से ही मिलना शुरू हो गए थे। किसके साथ? लेफ्ट विद द अशोकन एम्पायर। ठीक है, तो अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है उसके अंदर आपको चोलास का रेफरेंस मिलता है कहीं ना कहीं 3rd BC के रेफरेंस के साथ। तो डेफिनेटली इसका मतलब कि चोलास जो है तब उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। एंड द हिस्ट्री ऑफ चोला एक्चुअली फॉल्स इनटू द 4 पीरियड्स। तो 4 हम पार्ट्स में हिस्ट्री को जो है वो चोला की डिवाइड कर सकते हैं। दो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनका जो टाइम पीरियड है इसको लेके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, हम एग्जैक्ट नहीं है कि एक्चुअली कब से जो है ये लोग रूल करना स्टार्ट किया, तो ये हमें इतना नहीं पता है। लेकिन इनडायरेक्टली जो आपकी इंस्क्रिप्शंस हैं उनके रेफरेंसेस से हम राउंड अबाउट टाइम पीरियड जो है वो बता सकते हैं। तो अगर हम इनके एम्पायर की जो 4 डिवीजन है उसके बारे में बात करें, तो फर्स्ट आपका ऑब्वियसली द अर्ली चोलाज है, द अर्ली चोलाज ऑफ संगम लिटरेचर अराउंड 3rd century BC। तो संगम लिटरेचर का टाइम पीरियड अराउंड 3rd century BC से स्टार्ट होता है, और वहां पे आपको संगम लिटरेचर में जो है वो चोला एम्पायर का प्रॉपर जो है वो रेफरेंस मिलता है। तो इसी वजह से इनका नाम क्या रख दिया गया बेटा? अर्ली चोलाज। क्योंकि बेटा ये डायनेस्टी ऐसी है जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज इसकी टाइम को लेके सर्टनिटीज नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा स्टूडेंट्स को लेके डाउट करते हैं। और आज के मटेरियल में मैं आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए ही जो है वो अच्छे से आपके साथ ये डिस्कशन करने वाली हूँ। तो इनको अर्ली पार्ट में तब मानते हैं जब इनका संगम लिटरेचर के अंदर रेफरेंस आता है। उसके बाद इनका एक इन बिटवीन पीरियड है, दैट इज द इंटरगिनम बिटवीन द फॉल ऑफ द संगम चोलास एंड द राइज ऑफ द इंपीरियल मिडीवियल चोलास। तो एक बीच का टाइम पीरियड आया जहां पे कि जो संगम चोलास थे जिनका रेफरेंस संगम पीरियड में आया वो चले गए, और उसके बीच में फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूल आएगा जिसको हम इंपीरियल जो है मिडीवियल चोलास का नाम दे देते हैं। तो उसके बीच में भी ये लोग कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते रहे, लेकिन ये उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो इसी वजह से इसको जो है वो सेकेंड लेवल पे रख दिया गया। तो ये अब आपका जो है ये इन बिटवीन जो है इंटरमीडिएरी पीरियड है। और उसके बाद अब विजयालय जो है वो अपनी जो रूल के साथ आएंगे। सो वहाँ से हमारा 3rd पीरियड स्टार्ट हो जाता है। सो द 3rd डायनेस्टी ऑफ विजयालय, ठीक है। और उसके बाद फिर 4th में आ जाते हैं लेटर चोलास, जो कि अब डेफिनेटली थोड़ा सा डिक्लाइन की तरफ जाएंगे। सो फाइनली द लेटर चोला डायनेस्टी ऑफ, इसके अंदर आपका जो मेन किंग आता है दैट इज कुलतोंग चोला 1, दैट इज फ्रॉम 3rd क्वार्टर ऑफ द 11th सेंचुरी। तो राउंड आपकी 11th सेंचुरी तक आते आते हम को लेटर चोलास बोलना शुरू कर देते हैं। तो एक बात आप इस बात को ध्यान में रखिए कि इसी वजह से ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज जो है वो काउंट की जाती है, जबकि एग्जैक्टली नहीं पता कब से शुरू हुई थी, पर इनके रेफरेंसेस हमें 3rd century BC से मिलने स्टार्ट हो चुके थे। इसी वजह से हिस्टोरियंस ने चीज़ों को आसान बनाने के लिए 4 पार्ट्स में जो है वो इनके टाइम पीरियड को डिवाइड कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं अब इनका फर्स्ट पार्ट, दैट इज अर्ली चोलास। तो अर्ली चोलास में बेसिकली वही बात, संगम लिटरेचर में रेफरेंस है। द संगम लिटरेचर ऑल्सो रिकॉर्ड्स लेजेंड्स अबाउट मिथिकल चोला किंग्स। अब इनको मिथिकल चोलास किंग बोला गया है बेटा क्योंकि हम एग्जैक्टली नहीं जान पाए कि पहला चोला रूलर कौन सा था, उसके बाद प्रॉपर लिनेज किस तरह से चली। इसी वजह से जो हमें लिटरेचर में रेफरेंस मिला उस हिसाब से हम थोड़ा सा मिथ्स के साथ लिंक करके इसको जो है वो मिथिकल रेफरेंसेस ही बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ किंग्स का जिक्र आया है। कैसे किंग है? बहुत ही प्रोमिनेंट आपका एक लेजेंडरी किंग है दैट इज करिकल, जिसका रेफरेंस बहुत सारी जगह पे मिलता है। एंड ही वाज द कॉमन एंसेस्टर थ्रू whom small Deccan and Andhra families called Chola और कोडा claimed a connection with the Urayur family। So ये कहीं ना कहीं माना जाता है कि करिकल इनके जो है वो सबसे पुराने एंसेस्टर्स के बीच में से मतलब काउंट होता है। यहाँ से फिर इनकी लिनेज जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पर
स्टार्ट हो गई थी। एंड द चोला कंट्री स्ट्रेच्ड फ्रॉम द वाइगी रिवर इन द साउथ, रिवर के ऊपर ध्यान दीजिए, वाइगी रिवर इन द साउथ टू तुंडाई मंडलम, जो कि इनकी कैपिटल है, द कैपिटल ऑफ विच was like कांची, नाउ कांचीपुरम इन द नॉर्थ, तो थुंडाई मंडलम, और इसके बाद जो है कांचीपुरम नॉर्थ में लेके ये सारा रीजन जो है वो इनका बेसिकली चोलास का था। एंड द महावंसा मेंशंस दैट एन एथिक तमिल एडवेंचरर अ चोला प्रिंस नोन एज इलाला। तो इसके साथ अब आपको एक और किंग का रेफरेंस मिलता है। करिकल तो मेन प्रोमिनेंट किंग है ही, इसके अलावा जो आपका बेसिकली महावंसा लिटरेचर है वहाँ पे हमें बेटा इलालन जो है उनका एक जिक्र मिलता है। नाउ ही इन्वेडेड द आइलैंड ऑफ श्रीलंका, जिन्होंने कि श्रीलंका को इवन बीसी है ना 235 बीसी अराउंड तब ही इन्वेड किया था, एंड ही कंकर्ड इट विद द हेल्प ऑफ इवन मैसूर आर्मी। तो ये एक और किंग है, नहीं पता कि एग्जैक्टली सही है या गलत, लेकिन लिटरेचर में खास करके महावंसा लिटरेचर में इनका जिक्र मिलता है, जहाँ पे कि इनके रेफरेंस से ये बात कही गई है कि इन्होंने श्रीलंका के ऊपर जो है वो विजय प्राप्त की थी। ठीक, तो ये दो प्रोमिनेंट आपके किंग हैं जिनके बारे में बात होती है, करिकल और उसके साथ ही इलालन। और इनका अगर हम रीजन देखें बेटा, सो हियर लाइज योर चोलास, ये आपका जो है मोर टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, वहां पे आपका ये चोला एम्पायर एग्जिस्ट करता था। और जो इन बिटवीन पीरियड है वहाँ पे नाउ देयर इज नॉट मच इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजिशन पीरियड ऑफ अराउंड 3 सेंचुरीज, 3 सेंचुरीज तक उसके बाद ज़्यादा पता ही नहीं चला हमें, फ्रॉम द एंड ऑफ द संगम एज टू दैट इन विच द पांड्याज एंड पालवास डोमिनेट द तमिल कंट्री। क्योंकि बीच में एक ऐसा टाइम पीरियड आया जहाँ पे कि चोला एम्पायर बहुत ही वीक हो गया, उसके रेफरेंसेस भी इतने ज़्यादा नहीं मिले, और वो टाइम पीरियड आपका जो है वो पांड्याज और पालवास की डोमिनेशन का था। तो इसी वजह से ये सेकेंड पीरियड काउंट कर दिया गया, ठीक है, जो कि इंटरग्रेनम दैट मीन्स की इन बिटवीन इंटरमीडिएरी पीरियड है। और नाउ द चोलास कंटिन्यू टू रूल ओवर द डिमिनिश्ड टेरिटरी। तो इसका मतलब इस टाइम पीरियड में चोलास रूल तो करते थे, बट इनके टेरिटरी का जो रीजन था वो बहुत ही ज्यादा छोटा था। सो दे डिमिनिश्ड ऑन द लाइक रूल ऑन द डिमिनिश्ड टेरिटरी इन द मेनली neighborhood of Urayur, but only in a minor capacity. In spite of their reduced power, the Pandyas and Pallavas accepted Chola princes in marriage, possibly out of the regard for their reputation. लेकिन इनकी उस टाइम पे कुछ मैट्रिमोनियल अलायंसेस का भी जिक्र जो है वो मिलता है। That means कि Cholas were existing, Cholas were ruling though on a very small area, छोटे एरिया पे जो है वो जो इन बिटवीन पीरियड है, सेकेंड पीरियड जिसको हमने नाम दिया, वहाँ पे ये रूल करते थे। और इसके बाद फिर हमारा थर्ड पार्ट आया, दैट इज इंपीरियल चोला, जो कि आपका 850 जो है एडी से लेके 1200 एडी तक टाइम पीरियड चलता है। नाउ द चोलास आर बिलीव टू हैव ओवरथ्रोन द पल्लवास इन साउथ इंडिया। तो अब पल्लवास को इन्होंने हराया, उसके बाद मेजर एरिया जो है वो ये ऑक्यूपाई करेंगे, एंड दे बिकेम प्रोमिनेंट इन 9th सेंचुरी एंड एस्टैब्लिश्ड एन एम्पायर कंप्राइजिंग द मेजर पोर्शन ऑफ साउथ इंडिया। और मेनली साउथ इंडिया का जो बड़ा पोर्शन है वो इनके अंडर ही चला जाता है। एंड दे ऑल्सो एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल इन श्रीलंका, और इनफैक्ट अब ये श्रीलंका पे कंट्रोल करेंगे, और मलय पेनिसुला आपका मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे रीजन पर भी अब ये लोग पहुंच जाते हैं। सो मलय पेनिसुला एंड दस कॉल्ड इसी वजह से, क्योंकि इनका बहुत बड़ा राज्य था, हम इनको क्या बोलते हैं, इंपीरियल चोलास बोलते हैं। Now, thousands of inscriptions found in the temples provide detailed information regarding the administration, society, economy and culture of the Chola period. सबसे अच्छी बात क्या है कि इस टाइम पीरियड के बारे में हमें बहुत अच्छे से रेफरेंसेस मिले हैं। तो इनकी सोसाइटी कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, किस तरह से जो है ये अब इनका कल्चर जो था वो फॉर्म किया, उनके बारे में हमें जो है बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन पता है। और इनका जो फाउंडर है वो कौन है बेटा, द फाउंडर ऑफ इंपीरियल चोला वॉज विजयालया, और यहाँ से इनकी लिनेज स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट रूलर हमारे विजयालया हैं, और ही इज द अर्लियर फिड्यूशरी ऑफ पालवास, मे बी पहले पालवास के अंडर जो है
एज अ फिड्यूशरी ये काम करते थे, एंड ही कैप्चर्ड तंजौर एंड बिल्ट अ टेम्पल फॉर दुर्गा। और उसके बाद नेक्स्ट किंग आए हमारे आदित्य, 870 से लेके 907 AD तक टाइम पीरियड है, एंड ही पुट एन एंड टू द पालवा किंगडम बाय डिफीटिंग अपराजिता एंड अनेक्स तोंडाई मंडलम। इनकी खासियत क्या है कि इन्होंने पालवा रूलर को हराया और तोंडाई मंडलम जो है वो अनेक्स कर लिया, और ये इसी को हम क्या बोलते हैं, साउदर्न तमिल कंट्री बोलते हैं। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट किंग दैट इज परांतका वन। सो परांतका वन का टाइम पीरियड 957 से लेके 973 AD तक है। नाउ ही डिफीटेड पांड्यास एंड द रूलर ऑफ सिलोन एट द फेमस बैटल ऑफ वेलूर। तो इस बैटल के अंदर इनफैक्ट इन्होंने श्रीलंका के रूलर्स को भी हराया, एंड ही सफर्ड अ डिफीट एट द हैंड्स ऑफ राष्ट्रकूता किंग कृष्णा III इन द फेमस बैटल ऑफ तक्कोलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इस बैटल में ये हारे, प्रांतक वन जो है वो हारे राष्ट्रकूता किंग से, दैट इज कृष्णा III से, एंड द राष्ट्रकूता ऑफ basically Rashtrakuta king Krishna III in the famous battle. Now here Rashtrakuta army overran even Tondai Mandalam, और राष्ट्रकूता का तोंडाई मंडलम पे जो है वो काफी हद तक दोबारा कंट्रोल हुआ, और प्रांतक वन वाज अ ग्रेट बिल्डर ऑफ द टेम्पल्स। ठीक है, एक बार ये यहाँ पे लड़ाई में अपना रीजन हारे हैं, लेकिन इन द मीन टाइम पैरेलल अगर हम इनका टाइम पीरियड देखें तो इनमें जो है वो आपके टेम्पल बिल्डिंग बहुत अच्छे से हुई इनके टाइम पीरियड पे, और ही ऑल्सो विन प्रोवाइडेड द विमाना ऑफ द फेमस नटराजा टेम्पल एट चिदम्बरम विद अ गोल्डन रूफ। तो चिदम्बरम जो टेम्पल है वहां पे जो विमाना है वहां पे इन्होंने बहुत सारा गोल्ड का काम करवाया, एंड द टू फेमस Uthiragur inscriptions that give a detailed account of the village administration under the Chola belong to his reign. That means इनके टाइम पर जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, जिसका कि हमें जिक्र मिलता है। एंड उसके बाद फिर आते हैं प्रांतक II। प्रांतक II को हम सुंदरा चोला के नाम से भी जानते हैं। 957 से लेके 973 जो है AD इनका टाइम पीरियड है, एंड ही इन्वेडेड श्रीलंका एंड रीगेन्ड सम पार्ट्स ऑफ तोंडाई मंडलम। वापस तोंडाई मंडलम का एरिया लिया, श्रीलंका तक पहुंचे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट किंग आए हमारे उत्तम चोला 973 से लेके 985 तक। नाउ मोस्ट ऑफ द तोंडाई मंडलम वाज रिकवर्ड व्हेन ही ऑक्यूपाइड द रिकवर्ड एरिया एंड आफ्टर गेटिंग द थॉर्न। सो राजा बनने के बाद इन्होंने बहुत सारा रीजन वापस अपना तोंडाई मंडलम का जो है वो ले लिया, और अब फिर बहुत ही प्रोमिनेंट 2 किंग्स आने वाले हैं। उसमें से पहले हैं आपके राजा वन, इनको हम अमोली वर्मन भी बोलते हैं, और इनका टाइम पीरियड याद रखिएगा 985 से लेके 1014 CE कॉमन एरा तक है, एंड इट वाज अंडर राजा वन एंड हिज सन राजेंद्र वन दैट द चोला पावर रीच्ड इट्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्लोरी। इसी वजह से मैक्सिमम क्वेश्चन भी इन 2 रूलर्स के जो है रेफरेंस से आपको पूछे जाते हैं। नाउ द फॉलोइंग वर हिज मिलिट्री कंक्वेस्ट। खूब सारी मिलिट्री कंक्वेस्ट हैं इनकी, जैसे कि द डिफीट ऑफ चेरा रूलर भास्करा रविवर्मन इन द नेवल बैटल ऑफ कंदलूर सलाई एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ चेरा नेवी। चेरास को बहुत बुरी तरह से इन्होंने हराया, उनकी नेवी को बहुत ही बुरी तरह से तहस नहस किया। एंड सेकेंडली द डिफीट ऑफ पांड्या रूलर दैट इज अमरभुंजगा एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोला अथॉरिटी इन पांड्यास। आप पांड्यास की जो है वो कंट्री तक पहुंच गए, पांड्यास को जो है वो बहुत बुरी तरह से हराया, राइट। उसके बाद फिर श्रीलंका पहुंचे, इन्वेजन ऑफ श्रीलंका विच वाज इंटरेस्टेड टू हिज सन राजेंद्र वन, जो कि राजेंद्र वन के मतलब कह लीजिए रेफरेंस से हुआ, और बाद में राजेंद्र वन इसको कंटिन्यू भी करेंगे। तो श्रीलंका के अंदर जो है इन्वेजन वाला पार्ट हम हमेशा राजा वन के साथ रखते हैं। सो एज द श्रीलंका किंग महेंद्रा V fled from his country, the Cholas annexed northern श्रीलंका। तो राजा वन के टाइम पीरियड पे नॉर्दर्न श्रीलंका के ऊपर जो है वो कंट्रोल हो गया था चोलास का, और कंप्लीट फिर हम आगे जाके करेंगे राजेंद्र वन के अंडर। Now, another military achievement was a naval expedition against Maldives Island. Maldives Island को हराया, which were conquered, and Chola victory over the growing power of the Western Chalukyas of Kalyani. So
पांड्यास उसके साथ साथ वेस्टर्न चालुक्याज ऑफ कल्याणी को हराया। देन सत्यसराया वाज डिफीटेड एंड राजा राजा वन कैप्चर्ड रायचूर द्वाब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजा राजा वन ने प्रॉपर रायचूर द्वाब के ऊपर जो है वो कंट्रोल किया। यहाँ पर भी एक तरह से बेटा जैसे हमने कन्नौज को लेके स्ट्रगल देखी है, वैसे ही साउथ इंडिया में रायचूर द्वाब को लेके स्ट्रगल चलती है। तो इसको लेके चोलास भी है काफी हद तक स्ट्रांग रहेंगे और बहुत बार रायचूर द्वाब इनके कंट्रोल में आ जाएगा। सो इसके अलावा बनवासी एंड अदर प्लेसेस, हेंस द चोला एम्पायर अगर हम कहें तो रीच्ड बेसिकली एक्सटेंडेड अप टू द रिवर तुंगभद्रा रिवर तक जो है वो इनका कंट्रोल हो जाता है। एंड बाय हिज कंक्वेस्ट द एक्सटेंट ऑफ द चोला एम्पायर अंडर राजा राजा वन इंक्लूडेड द पांड्यास, चेरास, तुंडाई मंडलम का कंप्लीट रीजन, ठीक है, जिसको कि हम तमिलनाडु बोलते हैं, एंड गंगवाड़ी एंड इवन योर नोतमपदी एंड पार्ट्स जो हैं वो आपके जो तेलुगु चोडा टेरिटरीज इन द डेक्कन एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका या सिलोन अलॉन्ग विद इवन मालदीव आइलैंड्स। तो ये सारा रीजन जो है वो राजा राजा वन के अंडर चला गया था। एंड फिर इनकी कंस्ट्रक्शन में देखें अगर हम तो ही कंस्ट्रक्टेड फेमस राजराजेश्वरा टेम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजराजेश्वरा टेम्पल जो है वो राजा राजा वन ने कंस्ट्रक्ट किया और राजराजेश्वरा टेम्पल का दूसरा नाम क्या है, बृहदेश्वरा टेम्पल है। दिस इज एट तंजौर इन 1010 AD and he developed an advanced revenue system wherein the लैंड वॉज सर्वेड एंड द रेवेन्यू वॉज असेस्ड। तो बहुत अच्छे से जो है आपकी टैक्सेशन सिस्टम स्टार्ट की, प्रॉपर लैंड सर्वे करने के बाद इसके लिए हम हमेशा राजा राजा वन को जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एंड उसके बाद फिर बाकी किंग्स भी इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड ही वॉज रेफर्ड टू द उलगंदा पेरुमुला, दैट मीन्स द किंग हु मेजर्ड द अर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज राजा राजा वन। एंड उसके बाद फिर इनके बेटे नेक्स्ट जो है वो रूलर बनते हैं और राजेंद्र वन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। राजेंद्र वन का टाइम पीरियड 1014 से लेके 1044 तक था। एंड ही कंटिन्यूड हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ अग्रेसिव कंक्वेस्ट एंड एक्सपेंशन को कंटिन्यू किया। ड्यूरिंग हिज रिगाइन द होल ऑफ श्रीलंका वाज मेड पार्ट ऑफ चोला एम्पायर। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट श्रीलंका अंडर चोला दैट इज राजेंद्र वन, अगर नॉर्दर्न श्रीलंका आया तो ऑलवेज राजा राजा वन। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। सिंपल है आपके लिए इंफॉर्मेशन, पर आपको ध्यान देना है और चीजों को मिक्स करके कंफ्यूज कभी भी नहीं होना। और आगे बढ़ते हैं अब इनके काम को लेके। Now he reasserted the Chola authority over Chera and Pandya's country. He defeated Jaisimha II and the Western Chalukya king and the river Tungabhadra was recognized as the boundary. तो फिर से चालुक्यास के साथ फाइट हुई, फिर से चेरास ने वापस आने की कोशिश की लेकिन इन्होंने उनको हराया और तुंगभद्रा रिवर को बाउंड्री बनाया गया बिटवीन चोलास एंड द चालुक्यास। And his most famous military enterprise was his expedition to northern India. अब ये northern India की तरफ भी मूव होना शुरू हुए and Chola Empire even crossed the Ganges by defeating a number of rulers on its way. तो राजेंद्र वन ने अपनी कैंपेन नॉर्दर्न इंडिया तक भी जो है वो कंटिन्यू की and राजेंद्र वन इवन डिफीटेड महिपाला एम्पायर ऑफ बंगाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे लेकिन एक बार ये नॉर्दर्न इंडिया की तरफ जो है वो मूव हुए थे अंडर राजेंद्र वन। And to commemorate his successful North India campaign, Rajendra I founded the city of Gangaikond Cholapuram and the construction of the famous Rajeshwaram temple in that city. And he also then further excavated a large irrigation tanks that is called Chola Gangam on the western side of the city. राइट, तो इनके टाइम पीरियड में जो आपका ये रीजन है दैट इज गंगाईकोंडा चोलपुरम, ये बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉस्परस होता था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्होंने कंस्ट्रक्शंस कराई, टैंक्स बनवाए। एंड अनदर फेमस वेंचर ऑफ राजेंद्र वन वाज हिज नेवल एक्सपीडिशन टू कदरम और श्री विजया, और श्री विजया का मतलब है मलया पेनिसुला, और उसके अंदर सुमात्रा, जावा और नेबरिंग आइलैंड्स ये सब आ जाते हैं। एंड इवन कंट्रोल द ओवरसीज ट्रेड रूट टू चाइना, तो जो आपके चाइना के साथ ट्रेड रूट से वो भी कहीं ना कहीं चोलास के अंडर चले जाते हैं, ये इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे।
and then the naval expedition was a success and a number of places were occupied by Chola forces and he assumed the title of Kadrama Kondan. राइट, टाइटल भी याद रखिएगा, कई बार इसको लेके भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो अगर इनके एम्पायर की बात करें तो अब ये दिस इज द ट्रेड रूट विच वी आर टॉकिंग अबाउट विद चाइना, और चोला टेरिटरी जो है वो एग्जैक्टली येलो कलर में चोला टेरिटरी है, लेकिन इनकी इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ तक है, ग्रीन में जो है चोला इन्फ्लुएंस है। तो ये सारा रीजन अगर हम बात करें हमारे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, और इस तरफ मलया पेनिसुला, ये सारा इस तरफ भी इनका पूरा का पूरा जो है वो कंट्रोल था, और श्रीलंका वाज एग्जैक्टली अंडर देम, ये चोला टेरिटरी के अंडर ही आता है। इतने स्ट्रॉन्ग किंग थे, स्पेशली वी आर टॉकिंग हियर अबाउट राजेंद्र वन, राइट। Now he was also a great patron of learning and was called पंडिता चोलन, क्योंकि ये खुद भी बहुत ही लर्नड थे, ठीक है, और इसी वजह से इनके लिए जो है वो पंडिता चोलन का रेफरेंस दिया जाता है। एंड एट द डेथ ऑफ राजेंद्र वन द एक्सटेंट ऑफ चोला एम्पायर वाज एट इट्स पीक। ये कभी क्वेश्चन आ जाए कि पीक पर चोला एम्पायर किसके टाइम पीरियड में था, दैट इज राजेंद्र वन। एंड द रिवर तुंगभद्रा वाज द नॉर्दर्न बाउंड्री, द पांड्यास, केरला, मैसूर रीजन एंड ऑल्सो श्रीलंका फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द एम्पायर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे फिर किंग आएंगे, दैट इज राजा अधिराज। 1044 से लेके 1052 तक का टाइम पीरियड। ही वॉज कॉल्ड जयमकोंडा चोला, द विक्टोरियस चोला किंग, एज ही फॉट विद हिज मेन ऑन द फ्रंट। ही डिस्ट्रॉयड द चालुक्यन सिटीज सच एज कल्याणी एंड प्लांटेड द जय स्तंभ एट यादगिर। सो चालुक्यंस को बुरी तरह से हराने वालों में एक आपके राजा अधिराजा चोला भी थे, और चोला इवन दे वर नोन फॉर प्लंडरिंग, ठीक है, एंड इवन दे मैस्कर्ड द पीपल ऑफ द रीजन दे कंकर्ड। तो इनके टाइम पे थोड़ा अग्रेशन ज्यादा हो गई थी, एंड फाइनली ही वाज किल्ड ऑन द बैटलफील्ड व्हाइल फाइटिंग इन द बैटल ऑफ कोपम अगेंस्ट सोमेश्वरा, दैट इज वेस्टर्न चालुक्यन किंग। लेकिन फाइनली वेस्टर्न चालुक्यन किंग की वजह से ही इनकी जो है वो फाइनली डेथ होती है, एंड ही अर्न द टाइटल ऑफ यनाइमल थुंजिना देवार, जिसका मतलब क्या है, दैट इज द किंग हु डाइड ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। मतलब लड़ाई करते करते ही जो आपके बैटलफील्ड में अपनी जिसने जान दी। और फिर आए राजेंद्र टू, 1054 से लेके 1063 तक का टाइम पीरियड है। ही डिफीटेड सोमेश्वरा, तो उन्होंने बदला लिया, एंड प्लांटेड अ जय स्तंभा एट कोल्हापुर, और जय स्तंभ फिर से जो है वो प्लांट किया। और फिर नेक्स्ट किंग आए हमारे, दैट इज वीरा राजेंद्र, 1063 से 1067, छोटा सा टाइम पीरियड है। ही डिफीटेड सोमेश्वरा टू एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ अ वैदिक कॉलेज ऑफ लर्निंग। तो फिर से इनकी चालुक्यंस के साथ ही लड़ाई होती रही, और सोमेश्वरा टू जो है उसके साथ, और उनको इन्होंने मारा। एंड फिर से एक और किंग है, दैट इज तिथा राजेंद्र। ये इतने प्रोमिनेंट किंग नहीं है, जस्ट नाम जो है उनके साथ आप एसोसिएट कर लीजिए। ही डाइड वाइल सप्रेसिंग वन ऑफ हिज रिबेल्स। तो अब चोला एम्पायर में भी रेबेलियन होने लग गए हैं। एंड फिर से एक और किंग इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, दैट इज कुलतोंगा वन, 1070 से लेके 1122 तक। Now Kultonga I जो है, he sent a large embassy of 72 merchants to China and maintained cordial relationship with the kingdom of श्रीविजय। तो अब ये जो है बहुत ही जो आपकी सॉफ्ट डिप्लोमेसी है उसको फॉलो किया, और आपके जो है ट्रेडिंग रिलेशनशिप सेटल डाउन करे विद चाइना, एंड ही यूनाइटेड द वेनेगी किंगडम ऑफ चालुक्यंस विद द चोला एम्पायर। और फाइनली फिर चोला एम्पायर को एक्सपैंड भी किया चालुक्यन जो है उनके एरिया को लेने के बाद। एंड देन द क्लासिक जो है राइटर कंबन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हु रोट रामायण इन तमिल वॉज एट इट्स कोर्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ठीक है। इसमें आपको जनरली याद आता है कि कंबन किस जो है किंग के कोर्ट पोएट थे, तो ये आपको याद रखना है कि जो कंबन है वो किसके साथ है, दैट इज कुलतोंगा वन। और कंबन का रेफरेंस हमें कहाँ पे मिलता है, इन्होंने रामायण लिखी है, राइट, दैट इज इन तमिल लैंग्वेज, राइट। और इसके बाद फिर अब हमारा टाइम पीरियड आ गया लेटर रूलर्स का। नाउ लेटर रूलर्स लाइक कुलतोंगा टू, राजा टू, कुलतोंगा 3, they tried to maintain the Chola rule, but it gradually suffered a downfall and came to an end in the 13th century, and the Chola were replaced by Pandyas and the Hoysalas in the south, and the later Chalukyas by the Yadavas
और चलुक्यास को यादवास ने और काकेतियास ने जो है वो रिप्लेस किया। ये सारे किंगडम्स हम ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं, हमारा सिर्फ डीप साउथ का एरिया ही रहता था। तो दीज नेम्स आर नॉट न्यू टू यू पीपल, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। और नाउ दीज स्टेट्स वर कंटिन्यूअसली इन अ स्टेट ऑफ वॉर, और हमें पता है कि इनमें भी आपस में हमेशा लड़ाई होती रही है विद ईच अदर एंड हेंस वीकेंड देमसेल्व्स। तो इस वजह से ये खुद भी जो है होयसालास, पांड्यास, यादवास, काकेतियास आपस में लड़ते रहते हैं और इस वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर कभी नहीं बना पाते। एंड फाइनली एट द बिगिनिंग ऑफ द 14th century they were destroyed by सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, क्योंकि तब हमारे पास दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड आ जाता है। एंड इस तरह से फिर आपका जो है ये लेटर चोलास भी फिनिश हो जाते हैं और चोला एम्पायर जो है वो एंड होता है। अब बात करते हैं कि इनके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थी, सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसा था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था। Now king, the emperor or king was at the top of the administration and all authority rested in his hands. तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ऊपर कौन होगा, किंग होगा। एंड चोला रूलर्स अपॉइंटेड ब्राह्मण्स एज स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर्स और राजगुरुस। तो ये सलाह लेने के लिए किसके पास चलते थे, इनके खुद के जो है वो ब्राह्मण्स हेड होते थे, जिसको कि ये राजगुरु का जो है वो स्टेटस देते थे। एंड चोला किंग्स ग्रांटेड ह्यूज स्टेट्स ऑफ लैंड टू ब्राह्मण्स प्रोविंसेस, और ब्राह्मण्स को जो है वो काफ़ी ज़्यादा लैंड जो है वो दी जाती थी। एंड द चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू मंडलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से करिएगा, इस पे क्वेश्चन आता है आपको। जो एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए किस तरह से डिवाइड किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, तो उस टाइम पे क्या था बेटा, सबसे पहले मंडलम था एंड ईच मंडलम इनटू वलनाडु एंड नाडु। सो मंडलम ब्रॉडर यूनिट, उसके बाद फिर आपका वलनाडु, उसके बाद फिर नाडु छोटे यूनिट होते थे। एंड इन ईच नाडु देयर वर नंबर ऑफ ऑटोनोमस विलेजेस, और हर नाडु के अंदर फिर आगे जो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन सा था, विलेजेस हुआ करते थे। एंड द रॉयल प्रिंसेस जो है और ऑफिसर्स वर इन चार्ज ऑफ द मंडलम। तो जनरली प्रिंसेस को जो है वो मंडलम का इंचार्ज बनाया जाता था ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होती है इन सब के बारे में सीख सके। नाउ द टाउन वाज नोन एज नगरम, लेकिन सिटीज भी होते थे और सिटीज को क्या बोलते थे, नगरम। एंड इट वाज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ काउंसिल कॉल्ड नगरतरा। सो इनकी जैसे म्युनिसिपल काउंसिल हमारे टाइम पे है, वैसे ही उनके टाइम पे भी इनकी बहुत अच्छी जो है वो कमेटी सिस्टम होता था, काउंसिल्स होती थी, और जो आपका टाउन है उसकी काउंसिल के लिए जो नाम यूज किया जाता है दैट इज नगरतार, राइट। नाउ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें अगर हम, तो वहां पे ना चोला मेंटेन्ड अ लार्ज आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ इन्फेंट्री, कैवेलरी, एलिफेंट्स व्हिच वर कॉल्ड द 3 लिम्स ऑफ आर्मी। तो तीनों लिम्स इनके पास थे, पैदल भी थे, घुड़सवार भी थे, उसके साथ साथ इवन ये हाथियों का भी इस्तेमाल करते थे। एंड द वेनिशियन traveler Marco Polo says that all the bodyguards of the king even burned themselves in the funeral pyre of the dead king. अब इस तरह की मे बी fictitious बातें हैं, इट्स नॉट एग्जैक्टली ट्रू, पर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे रेफरेंसेस से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये किसने बोला था, मार्को पोलो, ठीक है, इटालियन है, राइट। और इन्होंने जो है अपना विजिट में जो मेमोइर्स लिखे हैं उसके अंदर ये जिक्र किया कि चोलास के जब किंग की डेथ होती थी उस टाइम पे इनके यहाँ पे एक प्रथा थी कि जो बॉडीगार्ड्स थे वो भी किंग के साथ ही फ्यूनरल पायर में जल जाते थे। और हमें सिर्फ आपका रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस के लिए इस बात को ध्यान में देना है कि किसने कहा और कौन सी डेंसिटी के बारे में कहा गया। नाउ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर द पर्पस ऑफ असेसिंग टैक्स द चोला अंडरटुक एक्सटेंसिव लैंड सर्वेज, ये हमने ऑलरेडी बात की। एंड द रेवेन्यू सेटलमेंट, और राजा राजावन जाने जाते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम अपॉइंटेड पीपल फॉर लैंड सर्वेज सो दैट द लैंड कुड बी क्लासिफाइड एंड असेस्ड फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इज नोन एज Purvabari, Tinkalkalam and various units of the land measurements are, अब किस तरह से मेजर करते थे, स्केल क्या था, कुली, मा, वेली, पत्ती, पदगम एटसेट्रा। तो यहाँ से आपको कभी क्वेश्चन आ सकता है कि ये टर्म्स किसको डिनोट करती हैं, तो ये चोलास के टाइम पीरियड पे टर्म्स जो है वो लैंड मेजरमेंट की स्केल्स को डिनोट करती हैं। इसका थोड़ा सा आपने रेफरेंस ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द टैक्स रेट्स वर फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड द स्टेटस ऑफ द
soil, and besides land revenue there were tolls and customs on goods taken from one place to another. तो टोल टैक्स भी उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था एंड वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोफेशनल टैक्सेस भी थे, राइट, एंड ड्यूज लेविड ऑन इवन सेरेमोनियल ओकेजन्स लाइक मैरिजेस एंड जुडिशियल फाइन्स वर आल्सो देयर. तो ये सारा रेवेन्यू सिस्टम था. आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऐसा क्वेश्चन बना के इस तरह की स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं और ऐसी स्टेटमेंट्स जब आपने अगर नहीं ध्यान दिया होता प्रिपेयर करते हुए तो आप हमेशा वहीं पे ही गलत करते हैं आंसर, क्योंकि इसमें गैस वक्त तो हो ही नहीं सकता. तो करना क्या है, पढ़ते हुए थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए जैसे मैं आपको यहाँ पे मटेरियल में दे रही हूँ, ठीक है, और फिर आप काफ़ी हद तक सेफ हो जाते हैं, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों फॉर्म किया जाए. ठीक. So village administration की बात करें ना, Cholas are very known for village administration. Now there were two types of villages at the local in the Chola Empire. दो तरह के जो है वो गांव होते थे. One type of village consisted of people from different castes and the assembly which reigned. This type of village was called Ur. तो एक जनरल विलेज जिसमें कि अलग अलग कास्ट के लोग इकट्ठे रहते थे, उस तरह के जो विलेज में जो असेंबलीज होती थी उसके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो है UR. उर वर्ड जो है वो उसके लिए यूज किया जाता है. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ विलेज वॉज अग्रहारा. वेरी इंपॉर्टेंट, इस टर्म को लेके बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर अप टिल इवन UPSC. तो अग्रहारा क्या टर्म है, ये एक विलेज को ही डिनोट करती है. किस तरह का विलेज है, तो दिस टाइप ऑफ विलेज विच वर सेटल्ड बाय ब्राह्मण्स, जहाँ पे सभी कास्ट के लोग नहीं रहते, ब्राह्मण्स रहते हैं. ब्राह्मण्स इन विच मोस्ट ऑफ द लैंड वॉज इवन रेंट फ्री, और वहाँ पे वो टैक्स भी नहीं देते थे बिकॉज ब्राह्मण्स का स्टेटस जो है वो चोला एम्पायर में काफी हाई था. Now the assembly of this Agrahara type of village was a gathering of the adult men in Brahmana villages called, और इसमें हम फिर टर्म यूज करते हैं सभा और महासभा. एंड these villages enjoyed a lot measure of autonomy, और उनको काफी ज्यादा जो है वो स्वतंत्रता भी दी जाती थी. Now the affairs of the village were managed by an executive committee. तो इनको जो है कमेटी सिस्टम इनका बहुत ज़्यादा नोन है. तो एग्जेक्टिव कमेटीज हैं टू विच एजुकेटेड पर्संस ओनिंग प्रॉपर्टी वर इलेक्टेड बाय ड्रॉइंग लॉट्स और बाय रोटेशन. तो इलेक्शन के थ्रू, और एजुकेटेड भी हैं लोग और प्रॉपर्टेड भी हैं, ऐसे लोगों को इन कमेटीज का जो है वो मेंबर बनाया जाता था जो कि विलेज लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे. दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ उत्तरमेरूर इंस्क्रिप्शन इशूड बाय प्रांतका चोला गिव्स डिटेल्ड ऑफ द इलेक्शन ऑफ दीज कमेटीज. ध्यान रखिएगा, जो भी मेंबर्स इलेक्ट होते थे इन कमेटीज में दैट इज थ्रू इलेक्शन. अब रिलीजन की बात करें तो ऑब्वियसली हिंदुइज्म की बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस है और उसके अंदर खास करके दे आर द शिवाइट्स. तो लॉर्ड शिवा को जो है वो मानते थे. शिवा वॉज द प्रीएमिनेंट गॉड फॉर द चोलास एंड ही वॉज रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म्स. द आइकॉनिक फॉर्म ऑफ शिवा वॉज लिंगोद्भावा एंड द नटराजा आइडल वॉज द ह्यूमन फॉर्म. तो ह्यूमन फॉर्म में जो है वो नटराजा जो है वो उस स्ट्रक्चर में डांसिंग पोज है जो लॉर्ड शिवा का, उसमें जो है वो पूजा करते थे. एंड द हाईली इवॉल्व्ड फिलोसॉफिकल सिस्टम कॉल्ड शैवा सिद्धांता वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो कभी शैवा सिद्धांता की बात आए ड्यूरिंग साउदर्न टाइम पीरियड तो हम चोलास को रेफर करेंगे. एंड कुलतुंग चोला वॉज आर्डेंट शेवाइट, ही परसिक्यूटेड वैष्णवाइट्स. तो इनके टाइम पे जो वैष्णवाइट्स और शेवाइट्स की झगड़ा हुआ है उसमें कुलतोंगा टू का जो है चोला का जिक्र आता है. और कुलतोंगा टू के टाइम पे इनफैक्ट वैष्णवाइट्स को काफी परसिक्यूट किया गया, दबाया गया. एंड भक्ति सेंट इवन रामानुजाचार्य लेफ्ट श्रीरंगम एंड सेटल्ड इन मेलकोट कर्नाटका. इनफैक्ट इनके टाइम पे इसी वजह से रामानुजाचार्य को जो है इनका राज्य जो है वो छोड़कर जाना पड़ा बिकॉज दे वर अगेंस्ट वैष्णवाइट्स. और सोसाइटी में अब आयनाइजेशन वॉज कंसोलिडेटेड हम कह सकते हैं क्योंकि हिंदुइज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो कंसोलिडेट हुआ इनके टाइम पीरियड पे. और संस्कृताइजेशन भी हुई. संस्कृताइजेशन क्या है बेटा, संस्कृताइजेशन प्रोसेस वॉज स्टार्टेड एंड ड्यूरिंग चोला टाइम्स. दैट मीन्स इमिटेशन, जहाँ पे आपकी जो लोअर कास्ट हैं वो हायर कास्ट को इमिटेट करके उनके स्टेटस में एंटर करने की कोशिश करती हैं. सो द विच मीन्स इमिटेशन ऑफ द अपर कास्ट ट्रेडिशन बाय लोअर क्लासेस. एंड द कास्ट सिस्टम वॉज वाइडली प्रेवलेंट. बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम जो है इनके टाइम पे था ड्यूरिंग चोला पीरियड. एंड सीरियस क्लैशेस वर स्टार्टेड बिटवीन इवन शेवाइट्स एंड द वैष्णवाइट्स. इवन प्रैक्टिस ऑफ सती बिकेम सेक्रेड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस.
सती सिस्टम इनके टाइम पे सेक्रेड माना जाता था, एंड न्यू सोशल लेवल देवदासी सिस्टम केम इनटू प्रैक्टिस। दोनों सेंटेंसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देवदासी प्रथा इनके टाइम पे अच्छे से कंसोलिडेट हुई और सती प्रथा को भी सेक्रेड माना जाता था। बहुत ज़्यादा कास्ट लेडन सोसाइटी थी, राइट, और शिवाइट्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लिटरेचर में तमिल एंड संस्कृत लैंग्वेज फ्लरिश ड्यूरिंग चोला पीरियड। तमिल लिटरेचर विटनेस्ड गोल्डन एज, तमिल की गोल्डन एज है इनके टाइम पे। फ्यू तमिल लिटरेरी वर्क्स आर लाइक कंबन्स रामायणा, ठीक है, जिसमें कि हम बोलते हैं कि तमिल में इन्होंने रामायणा लिखी, ये प्रोमिनेंट है। एंड इसके अलावा पेरियार पुरम और तिरुतोंतपुरम बाय शिकरन, और then Kaldam by Kaldanar, then Nalavinda was written by your Pugalindi etc. No doubt इनका लिटरेचर हमारे लिए याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इनकी लैंग्वेज हमारे लिए जो है वो डेफिनेटली हम नहीं समझ पाते, लेकिन थोड़ा सा रेफरेंस जैसे कि सेक्युलर का आपको जिक्र मिलता है, कलंदनार का मिलता है, इनमें सब में आर आर ऐसे जो है वो साउंड लास्ट में होती है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि आपको डेफिनेटली MCQs आने हैं तो आपने रिकॉग्नाइज करना है। नाउ इसके अलावा केशव स्वामी जो है ही कंपोज्ड योर संस्कृत वर्क दैट इज नंदनार्वना समकावम। तो ये जो है ये केशव स्वामी, इनके जिक्र से आपको जो डेफिनेटली थोड़ा सा वर्क संस्कृत का है, इस वजह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर से वैसे ही इनका नंदनवानम नावा, ठीक है, एंड समकेशवम, ठीक, थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में दिक्कत आती है, लेकिन हल्का सा रेफरेंस आप अपने दिमाग में अगर इनके लिटरेचर का रखेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा संगम लिटरेचर तो डेफिनेटली हमें करना ही पड़ता है, तोलका पीएम, तोलका पीआर, वो तो डेफिनेटली हमें साउंड करना ही पड़ता है अपने ब्रेन में, और ये लेसर प्रोमिनेंट है, लेकिन फिर भी कभी भी केशव स्वामी के रेफरेंस से आपको संस्कृत वर्क पूछा जा सकता है, ठीक है। और कंबन तो है ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा सिर्फ 3-4 नाम ही मैंने और आपके लिए निकाले हैं, ठीक है, जैसे कि कलदम, कलदनार तो साउंड भी कर रहा है, हम इसको लर्न कर सकते हैं अगर फोकस करें, ठीक है। नलवेंबा दैट वाज रिटन बाय योर पुगलिंदी एटसेट्रा, सो नेवलिंबा दैट इज पुगलिंदी। थोड़ा सा रेफरेंस कोशिश करिए कि आप इसको ये जो है वो एसोसिएट कर सके एग्जाम के अंदर। और अब आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिगार्डिंग आर्किटेक्चर, क्योंकि टेम्पल्स जो हैं द्रविड़ा स्टाइल चोलास के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इसके लिए चोलास बहुत ज़्यादा फेमस है। द्रविड़ा स्टाइल वगैरह डिटेल में हम बाद में करेंगे, जस्ट अभी रेफरेंस देखते हैं कि कौन कौन से टेम्पल्स इन्होंने बनवाए हैं। चोला आर्ट सॉ कल्मिनेशन ऑफ द्रविड़ा टेम्पल। द्रविड़ा टेम्पल की एक्सट्रीम जो आप कह लीजिए डेवलपमेंट वो चोलास के अंडर हुई है, एंड रिजल्टिंग इन द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड बिल्डिंग्स। नाउ चोलास फॉलोड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द पल्लवास, डिडक्टिंग इसेंशियल योर फीचर्स ऑफ पल्लवास। तो पल्लवास के ही सेटअप को फॉलो किया, लेकिन कुछ फीचर्स पल्लवास के डिडक्ट कर दिए, नहीं फॉलो किए, सच एज योर लाइन मोटिव्स फॉर टाइगर्स, ठीक है, एडिंग ग्रेटर रिफाइनमेंट एटसेट्रा, ठीक। तो कुछ चीज़ें इन्होंने उसके नहीं ली हैं, एंड दे यूज मटेरियल ऑफ स्टोन इंस्टेड ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स की जगह पे इन्होंने स्टोन्स का इस्तेमाल किया ड्यू टू इट्स ग्रेटर ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि स्टोन की ड्यूरेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। एंड देन नीटली डिटेल्ड फर्केसो इंक्लूडिंग बर्ड्स। तो आपकी जो पेंटिंग्स हैं, वॉल पेंटिंग्स हैं, ठीक है, फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे कि बर्ड्स, डांसिंग फिगराइंस हैं, अदर पिक्टोरियल स्टोरीज फ्रॉम पुरानास, ये सब कुछ जो है वो आपको टेम्पल्स पे मिलता है इनके द्रविड़ा स्टाइल के फॉर्मेट में। एंड सम टेम्पल्स हैव इवन पोर्ट्रेट्स ऑफ द किंग्स एंड क्वींस देमसेल्व्स। एंड द टेम्पल्स हैड गर्भगृह। तो बेसिकली वैसे ही स्ट्रक्चर है जहाँ पे कि आपकी मेन मूर्ति रखी होती है, उसको हम गर्भगृह बोलते हैं। विमाना है, ठीक है, शिखरा है जो ऊपर आपका हेड गियर होता है, देन मंडपा है, ऊंचाई पे आपका पेडेस्टल पे बनाया जाता है, मेटल आर्ट है, लॉफ्टी गेट्स हैं, गेट से बहुत अच्छा काम किया रहता है, और इसकी विद इमेजेस में आपको अलग से एक और वीडियो में डिस्कशन कराऊंगी। नाउ फिर इनमें की क्या खासियत है, द्वारपालास बनाए गए हैं एंट्रेंस के ऊपर, ठीक है, दे आर ऑफ द मंडपा बिकेम ए यूनिक फीचर। तो मंडपा के ऊपर जो आपका गेट है उसके बाहर द्वारपाल्स हैं, ये इनकी कह लीजिए एक डिफरेंट फीचर है। एंड टेम्पल्स वर कवर्ड विद एक्सक्यूजिट वेल कंपोज स्कल्पचर्स एंड फ्रेस्कोज, एंड गनास आर द मोस्ट मेमोरेबल फिगर्स, दे वर बिल्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड। तो गनास की जो है वहाँ आपको फिगर्स मिलती हैं। इसके अलावा यक्षी, अ रिकरिंग पैटर्न ऑफ स्कल्प्टेड मिथिकल एनिमल, वर ऑल्सो अ यूनिक फीचर। तो इनके टाइम पे हमें जो एक मिथिकल एनिमल है, यक्षी बोलते हैं इसको, ये बहुत ज़्यादा इसके स्कल्पचर्स आपको
टेम्पल की जो वॉल्स हैं उस पर मिलती हैं। एंड देन इनके इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के अंदर डेफिनेटली दैट इज़ योर बृहदेश्वरा टेम्पल, इसके अलावा विजयालया टेम्पल है जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट है। एंड प्रेजेंस ऑफ द वाटर टैंक इज़ द यूनिक फीचर ऑफ चोला आर्किटेक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे भी आपको जो है, जैसे हमारे नॉर्दर्न इंडियन जो टेम्पल्स हैं या गुरुद्वारा साहिब हैं, तो वहाँ पे आपको टैंक मिलता है, ठीक है, वैसे ही सरोवर हम उसको बोल देते हैं। तो यहाँ पे इनके टेम्पल्स का भी यही इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे आपको वाटर टैंक मिलता है। तो दिस इज द इमेज ऑफ बृहदेश्वरा टेम्पल, ब्यूटीफुल टेम्पल। एंड द ग्रैंड टेम्पल ऑफ तंजौर नोन एज राजराजेश्वरम एंड बृहदेश्वरम टेम्पल स्टैंड एज द आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ चोला आर्किटेक्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड iconography, and is built by Rajaraja Chola. It was your shadowless Vimana. It has a shadowless Vimana. इसकी shadow कभी नहीं बनती. And a sanctum with a Vimana of 190 feet. 190 feet की जो है उसकी ऊंचाई है. And is capped with stone weighing even 80 tons. And the figures of Lakshmi, Vishnu, Ardhanareshwar and your Bhikshudhanas mendicant from Shiva on the outer walls of the sanctum are some of the unique features. तो इस तरह से लक्ष्मी, विष्णु, अर्धनारेश्वर इन सब की स्कल्पचर जो है वो आपको मिलती हैं। एंड द फ्रेस्को पेंटिंग्स ये डेफिनेटली इनका इंपॉर्टेंट फीचर है। एंड द इवन मिनिएचर स्कल्पचर्स ऑफ सीन्स फ्रॉम पुरानास एंड एपिक्स in the temple walls reveal the religious ideology of the Chola rulers. तो पुरानास पे भी जो है स्टोरीज लेके पुरानास के जो सीन्स हैं वो भी डिपिक्ट किए गए हैं। एंड फिर गंगाईकोंडा चोलपुरम, नाउ इट्स अ बेसिकली कमेमोरेशन ऑफ हिज विक्ट्री इन द नॉर्दर्न इंडिया, राजेंद्र वन। सो राजेंद्र वन ने जो है वो गंगाईकोंडा चोलपुरम बनाया। एंड ही बिल्ट गंगाईकोंडा चोलपुरम ऑन द मॉडल ऑफ इवन बृहदेश्वरा टेम्पल। इसमें कौन इंपॉर्टेंट है? राजेंद्र वन इंपॉर्टेंट है। दिस इज द इमेज, राइट। नाउ टेक्स्ट फिर क्या है बेटा? दैट इज योर दारासुरम टेम्पल। नाउ योर दारासुरम टेम्पल बिल्ट बाय राजा 2 1146 से 1172 में इज अनदर टेस्टिमोनी ऑफ द चोला आर्किटेक्चर। इसके अलावा इनकी बेटा ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स जो है उसके अंदर इनका जो आपकी इसको सिर पर दूं या वैक्स लॉस्ट वैक्स टेक्निक बोलते हैं, ये फिगर्स नटराजा का इमेज, इवन अर्धनारेश्वर इमेज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी जो सिर पर दूं टेक्निक है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक है, इट्स अ प्रोसेस फॉर कास्टिंग वॉज लर्नड एज लॉन्ग एगो एज द इवन इंडस वैली कल्चर। तो यही सेम टेक्निक हमें इंडस वैली कल्चर के अंदर भी मिली थी। एंड अलॉन्ग विद इट वॉज डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एलवाई भी जो है ये बनाते थे ऑफ मेटल्स बाय मिक्सिंग कॉपर, जिंक, टिन विच इज कॉल्ड ब्रॉन्ज। तो एलवाई का बहुत अच्छा यूजेज जो है वो इन्होंने अपने स्कल्पचर्स बनाने में किया है। एंड द ब्रॉन्ज कास्टिंग टेक्निक एंड मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस ऑफ ट्रेडिशनल आइकन्स रीच्ड अ हाई स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड। और यही टेक्निक मिडीवल पीरियड तक आते आते बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉर्म हुई। एंड चोला ब्रॉन्जेज आर द मोस्ट सॉट आफ्टर कलेक्शंस। तो चोलास का जो ब्रॉन्ज वर्क है वो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है बाय द आर्ट लवर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। द वेल नोन डांसिंग फिगर, इसमें कौन कौन सी हैं? डांसिंग फिगर ऑफ शिवा एज नटराजा वॉज इवॉल्व्ड एंड fully developed during the Chola period, and since then the many variations of this complex bronze image have been modeled. So सबसे ज़्यादा पॉपुलर इनका नटराज इमेज है। A wide range of Shiva iconographic was evolved in the Tanjore region of तमिलनाडु। और तमिलनाडु में तो इनफैक्ट इसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ ब्रॉन्ज आर्ट पे। एंड द 9th century कल्याण सुंदरम मूर्ति इज हाईली रिमार्केबल फॉर द मैनर इन विच योर पानीग्रहणा, दैट इज सेरेमनी ऑफ मैरिज, इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 सेपरेट स्टैचूटीज। तो इनके लिए बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर स्टैचूज बनाए गए हैं ये पानी ग्रहण सेरेमनी को जो डिपिक्ट करते हैं। तो ये भी बहुत ही पॉपुलर इमेज है इनके टाइम के। एंड द यूनियन ऑफ शिवा
with Parvati is very ingeniously represented, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्धनारीश्वरा बोलते हैं. In a single image, then beautiful independent figurine of Parvati have also been modeled standing in a graceful Tribhanga posture. ये लाइन्स हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स ऐसे सेंटेंसेस ही आपको करेक्ट स्टेटमेंट के अंदर डाल दिए जाते हैं और आप उसको पहचान नहीं सकते. तो अर्धनारीश्वरा के अलावा इनकी पार्वती जो है फिगर भी इंपॉर्टेंट है, जो कि त्रिभंगा पोस्टर के अंदर है. 3 पार्ट से जो है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, ठीक है, उसको त्रिभंग पोस्टर बोलते हैं, थोड़ा मुड़ी हुई है. और ये इनकी इंपॉर्टेंट जो है हम कह सकते हैं कि ब्रॉन्ज आर्ट है, राइट. सो इससे ज़्यादा आपको चोलास को कवर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. जितना भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट मटेरियल है सारा मैंने डिस्कस कर लिया, तो इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और उसके बाद फिर आपको हर किस्म के MCQs करना बहुत ही आसान लगेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.